आप लोगों ने कभी सोचा है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश सब ब्रिटिशर्स के गुलाम रह चुके हैं, पर इकलौता मात्र ऐसा नेपाल था जो कभी ब्रिटिशर्स या फिर कोई भी देश का गुलाम नहीं था। नेपाल तो भारत जितना बड़ा भी नहीं है। नेपाल इतना छोटा होने के बावजूद भी, जिसकी पॉपुलेशन भी काफी कम है, फिर भी वो देश कभी किसी का गुलाम आखिर क्यों नहीं रहा? आइए जानते हैं इस वीडियो में नेपाल आखिर किसी देश का गुलाम क्यों नहीं रहा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नेपाल की कहानी सिर्फ हिमालयस और गोरखा वॉरियर्स तक सीमित नहीं है। ये कहानी है एक स्मार्ट डिप्लोमेसी, ब्रेव किंग और एक ऐसे देश के बारे में जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा औरों से लड़ता रहा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की ज्योग्राफी। जब हम ज्योग्राफी की बात करें तो सिर्फ मैप की बात ही नहीं होती, बल्कि उनके टेरेन और उनकी लोकेशन का इम्पैक्ट समझना भी काफी जरूरी है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, पर और देशों की तरह वनरेबल नहीं, क्योंकि यहाँ के डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन्स ने इस देश को एक फोर्ट्रेस बना दिया। हिमालय जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है, वो भी इसी देश में सिचुएटेड है। एक ऐसी बैरियर है जिसे किसी भी इन्वेडिंग फोर्स के लिए इन्वेड करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर बाई चांस कोई भी देश नेपाल को इन्वेड करने का सोचता भी, तो उससे पहले माउंटेन और हार्श वेदर से गुजरना पड़ेगा। कई रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि नेपाल को इन्वेड करना हिमालयाज ने ब्रिटिशर्स के लिए एक नाइटमेयर बना दिया। ब्रिटिश राज ने जितना इजीली इंडिया को कैप्चर किया था, उनके लिए उतना ही टफ था नेपाल के रग्ड टेरेन को कंकर करना। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने तो यहाँ तक लिखा कि नेपाल को कंकर करना हिमालयस को कंकर करने के बराबर। और अभी तक नेपाल के बीच एक ऐसी डिफेंस लाइन है जो हमेशा नेपाल को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ज्योग्राफी के अलावा भी एक और ऐसी चीज थी जिसने नेपाल को कभी किसी का गुलाम नहीं बनने। नेपाल का इतिहास बहुत पुराना है। ये एक ऐसा देश था जो छोटे छोटे राज्यों और ट्राइब्स में डिवाइडेड था। लेकिन करीब 18वीं सेंचुरी में एक ऐसा राजा आया जिसने नेपाल को पूरे तरीके से यूनिफाई कर दिया, जिनका नाम था राजा पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह का हमेशा से एक सपना था यूनिफाइड नेपाल का। जब उन्होंने अपनी रूल की शुरुआत की तो नेपाल डिवाइडेड था। बहुत सारे छोटे स्टेट थे जिनको गोरखा किंगडम कहते हैं। लेकिन पृथ्वी नारायण शाह ने अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी से और पॉलिटिक्स से इन सभी राज्यों को एक साथ यूनाइट करना चालू कर दिया। अगर रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जब पृथ्वी नारायण शाह 1743 में पावर में आए तो उनका मेन एक ही गोल था, पूरे नेपाल को यूनिफाइड और स्ट्रॉन्ग बना। मगर ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने पहले गोरखा स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाया और धीरे धीरे करके बाकी किंगडमों को अपने में मिला। उनका सबसे बड़ा सक्सेस था काठमांडू वैली का एनेक्सेशन। इस वैली की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी और ये उनकी लीडरशिप के अंदर एक टर्निंग पॉइंट बनकर सामने। और सब किंगडम्स को मिलाकर जो यूनाइटेड नेपाल बना, वो काफी स्ट्रॉन्ग था और किसी भी बाहर एंटिटी की उसमें एंट्री बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। इस यूनिटी के चलते नेपाल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, बाहर किसी भी देश को नेपाल को इन्वेड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल साइन हो गया। और अब बात करते हैं नेपाल के रियल लाइफ सुपर हीरोज यानी गोरखा वॉरियर्स। गोरखा के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये लोग ऐसे फाइटर है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग अगर किसी भी जमीन पर खड़े हो जाएं तो ये जमीन हमेशा उनकी हो जाए। गोरखा वॉरियर्स की तो ब्रेवरी पूरी दुनिया में काफी फेमस है। इनका नाम सुनते ही सारे दुश्मनों के तो होश उड़ जाते। एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम पे करीब 1814 और 1816 के करीब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा था कि वो नेपाल को कैप्चर इजीली कर लेंगे, लेकिन गोरखा वॉरियर्स ने उनका ये मकसद कभी पूरा नहीं हुआ। गोरखास के गोरिल्ला टैक्टिक्स एंड बैटलफील्ड स्किल्स बिल्कुल अनमैच्ड। सोचने वाली बात तो ये थी कि एंग्लो नेपाल वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने गोरखा वॉरियर को हराकर नेपाल पर कब्जा करने के बजाय गोरखा वॉरियर्स को अपने आर्मी में शामिल कर लिया। मतलब सोचने वाली बात है, जिस कंट्री को आप इन्वेड करने जाओ और जिसके वॉरियर से आप लड़ो, बाद में उन्हीं से इतने इंप्रेस हो जाओ कि सब वॉरियर्स को अपने आर्मी में शामिल करो। और गोरखा वॉरियर और ब्रिटिशर्स का रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ। आज के समय भी ब्रिटिशर्स का गोरखा वॉरियर एक इम्पोर्टेंट पार्ट। नेपाल के रूलर्स की डिप्लोमेसी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। पृथ्वी नारायण शाह का तो नाम हमने लिया, पर उनके बाद भी कई रूलर्स आए जिनकी डिप्लोमेसी भी बिल्कुल पृथ्वी नारायण शाह की तरह स्ट्रॉन्ग। नेपाल के रूलर्स ने अपने देश को एक बहुत ही पावरफुल और बफर स्टेट बना, जो कि दो डायनेस्टी से घिरा हुआ था। पहली ब्रिटिश किंगडम और दूसरी चिंग डायनेस्टी। पृथ्वी नारायण शाह ने बहुत वाइजली समझा कि नेपाल के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक तरफ तो ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया के काफी ज्यादा इलाकों पे कब्जा कर चुका था, और दूसरी तरफ नेपाल का नेबर चाइना, जो भी एक पावरफुल देश था।
था। उन्होंने नेपाल को बैलेंस और मेंटेन करते हुए इन दोनों किंगडम्स के बीच में एक बफर स्टेट बना। ये डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एंग्लो नेपाल वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने नेपाल को इन्वेड करने का सपना छोड़ ही दिया। नेपाल का एक बफर स्टेट बनना नेपाल के लिए काफी प्रॉफिटेबल। ये उनका एक डिप्लोमेटिक सक्सेस था जिसकी वजह से नेपाल कोलोनाइजेशन से बचा। उसके बाद 1816 में जाकर ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन। ये ट्रीटी नेपाल एंग्लो वॉर के बाद साइन। इस ट्रीटी के तहत नेपाल ने गढ़वाल, कुमाऊं और सिक्किम जैसे स्टेट को लूज कर दिया था। ये सब रीजन लूज करने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल ये सब रीजन पे नहीं रखा। ये अब भी नेपाल के कंट्रोल में ही। रिपोर्ट कहती है कि ये ट्रीटी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट थी जिसमें नेपाल ने अपना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मेंटेन रखा। अगर आप गौर से देखें तो एक और बात थी नेपाल को किसी का गुलाम ना बनने। अगर गौर से देखा जाए तो नेपाल का किसी का गुलाम ना होने का और एक मेजर रीजन है क्योंकि नेपाल का एक नेबर है चाइना, और अगर ब्रिटिशर्स नेपाल पर कब्जा करते तो चाइना से उनकी टेंशन बढ़ सकती और ये चीज ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते। पिछले की गई बातों से तो हमें ये पता चल गया कि नेपाल अभी तक इन्वेड क्यों नहीं हो पाया था। पर एक और चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि नेपाल और इंडिया के रिलेशंस जो आज के समय कैसे हैं। अगर गौर से देखें तो इंडिया और नेपाल का रिलेशन आज के समय बड़ा यूनिक टर्म में है। 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई थी जिसके तहत इंडिया और नेपाल ओपन बॉर्डर शेयर करते। इसके चलते नेपाल के लोगों को इंडिया में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती और सेम इंडिया के लोगों के लिए भी एप्लीकेबल। रिपोर्ट कहती है कि इस ट्रीटी ने इंडिया और नेपाल के बीच में एक अच्छा रिश्ता बना दिया था जो अभी तक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है जो कि नेपाल और चाइना के बीच में बढ़ते इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। नेपाल के रिलेशंस आज के समय चाइना के साथ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है जो नेपाल के इंडिया के साथ रिलेशन को कॉम्प्लेक्स बना देते। लेकिन अगर इसको हटा दे तो अब तक नेपाल और इंडिया के बीच में कल्चरल टाइज हमेशा सॉलिड रहे। और अगर नेपाल और चाइना के रिश्ते को हटा दे तो आज के समय भी इंडिया और नेपाल के टाइज काफी स्ट्रॉन्ग है। नेपाल से कई बच्चे इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए और इंडिया से भी कई आदमी जाते हैं नेपाल घूमने। और होप करता हूँ कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस ऐसे ही बने रहे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो अपने नेपाली दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपका भी मन करता है नेपाल घूमने जाने का। धन्यवाद।